देखिए, आज की क्विज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 2 सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं इसके, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है एलवीडीटी किस सिद्धांत पर काम करता है। देखिए, एलवीडीटी का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। पहली बात तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, आपको याद रहेगा ये लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। और दूसरा, इसका उपयोग विस्थापन यानी विस्थापन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर इसके चलायमान कॉइल के गुजरने वाले के अनुपात में इसकी सुई के विचलन को डिज़ाइन किया जाता है। देखिएगा, ब्लास्टिक गैल्वेनोमीटर का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है चार्ज को मापने के लिए। किसके लिए? चार्ज मापने के लिए। और गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है करंट को मापने के लिए। और टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो होता है वो एब्सोल्यूट टाइप यानी कि जो अपने पास है एब्सोल्यूट टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी ब्रिज जिस आवर्ती नापने के लिए उपयोग में लिया जाता है वह होता है। तो ठीक है, देखिए, आवर्ती मापने के लिए विन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? विन ब्रिज का। ठीक है, तो आप याद रखेंगे विन ब्रिज। ठीक है, शेयरिंग ब्रिज जो यूज किया जाता है वो डाइलेक्ट्रिक लॉस के लिए किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो विन ब्रिज है। हे ब्रिज अपने पास हाई इंडक्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। एंडरसन ब्रिज का उपयोग लो इंडक्टेंस मापने के लिए किया जाता है। कैल्विन जो ब्रिज है उसका उपयोग लो रेजिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल रिले किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, देखिए, बात करें थर्मल रिले की, जो थर्मल रिले है अपने पास, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो जाता है, थर्मल का मतलब होता है कोई ना कोई ऊष्मा होगी। तो ये अपने पास किस सिद्धांत पे काम करती है? ऊष्मीय ऊर्जा के सिद्धांत पे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। निम्न में से कौन सा एक उपकरण जिसका उपयोग इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है? देखिए, इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए उपयोग किया जाता है मेगर का। तो राइट आंसर क्या होगा? मेगर। अब देखिए, मेगर से रिलेटेड कुछ फैक्ट याद कर लेते हैं हम। ठीक है, जैसे मेगर के आपसे मैक्सिमम गति पूछ ले तो वो होगी 160 आरपीएम। ठीक है, मेगर में कौन सा जनरेटर यूज़ किया जाता है? हैंड ड्राइव जनरेटर यूज़ किया जाता है जो कि डीसी शंट जनरेटर होता है। ठीक है, और जो मेगर के द्वारा अधिकतम वोल्टेज होता है वो अपने पास 500 वोल्ट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास, जो मेगर होता है वो मूविंग कॉइल प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, क्लियर है चीज़। वाटमीटर जो होता है अपने पास विद्युत गतिज प्रकार का यंत्र होता है। ठीक है, इससे आप शक्ति मापते हो। ठीक है, गैल्वेनोमीटर अभी बताया था मैंने आपसे कि जो है धारा मापने के लिए काम आता है। पायरोमीटर जो है अपने पास पायरोमीटर जो है अत्यधिक यानी विकिरण तापमान को मापने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर में एनोड सामान्यतः बना होता है। देखिए, मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर में जो एनोड बनाया जाता है वो बनाया जाता है ग्रेफाइट का। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये स्पेशल टाइप के अपने पास रेक्टिफायर होते हैं। रेक्टिफायर वाले चैप्टर में तो विद डिटेल ही अपने पास डायग्राम से स्टडी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉन्स्टेंट में शामिल है। देखिए, कॉन्स्टेंट जो है तो अपने पास तांबा और निकिल की मिश्र धातु है। ठीक है, तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो गया? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स का हीटिंग एलिमेंट एक मिश्र धातु से बना होता है। ये तो आपको याद हो गया होगा, निकिल प्लस क्रोमियम। और ये भी बताया था 80% ये होता है अपने पास निकिल और 20% क्या होता है? क्रोमियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेव वाइंडिंग में समांतर मार्गों की संख्या कितनी होती है? ये भी मैंने आपको बताया था। वेव वाइंडिंग में समांतर पथ हमेशा कितना होंगे? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंक्रोनस मोटर में पावर कारक पर कार्य कर सकता है। देखिए, सिंक्रोनस मोटर जो है अपने पास जो पावर फैक्टर है वो लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी सभी पावर फैक्टरों पर काम कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। किसी सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग तब होती है जब लोड अचानक से परिवर्तन हो। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन ठीक है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
किसी सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग द्वारा न्यूनतम किया जा सकता है। देखिए हंटिंग दोष को अपन कैसे कम कर सकते हैं, फ्लाईव्हील का प्रयोग करके, डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करके, सिंक्रोनाइज पावर के लिए मोटर डिज़ाइन करके, ठीक है, रोटर स्लॉट को स्क्विंग करके। अब देखिए यहाँ अपने पास क्या है कि थोड़ा कंसेप्ट अलग हो जाता है। तो अब देखिए हंटिंग दोष के बारे में पूछा गया है, तो हंटिंग दोष को हम कैसे कवर करेंगे, तो आप क्या करेंगे, जो सिंक्रोनाइज पावर है उस सिंक्रोनाइज पावर के लिए मोटर को डिज़ाइन कर दीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। किसी सिंक्रोनस मोटर का प्रसार कारक होता है, हमेशा जो होगा अपने पास प्रसार कारक वो क्या होगा, यूनिटी से कम होगा, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, कभी भी अपने पास यूनिटी नहीं होगा, यूनिटी तो तब होगा ना जब अपने पास रेजिस्टिव एलिमेंट, प्योरली रेजिस्टिव, ऐसा कभी संभव नहीं हो पाता क्योंकि सर्किट में इंडक्टेंस तो रहता ही रहता है, और इंडक्टेंस होगा तो हमेशा लेस देन क्या होगा, यूनिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसमें एक रोटर होता है जिसमें शून्य मैग्नेटिक परमेबिलिटी के साथ गैर चुंबकीय पदार्थ समर्पित मिलता है। ठीक है, तो ये अपने पास होता है हिस्टैरिसीस मोटर का होता है, और लेकिन ये भी कौन सा, परिधात्मक क्षेत्र। तो ठीक है, जो ये आपको हम डिस्कस करेंगे जब हिस्टैरिसीस मोटर के टाइप का डिस्कशन करेंगे उसके बारे में तभी बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होने वाला मोटर होता है, ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। निम्न में से सिंगल फेज मोटर में उच्चतम चालक टॉर्क किस में होता है, ठीक है, कैपेसिटर रन मोटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। 3 सिंगल फेज स्टेटर वाइंडिंग की दूरी पर विद्युतीय रूप से अंदर रखे जाते हैं, ये आप सबको पता है कि ठीक है, ये कैसे निकाले अपने पास 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेजेस, और 3 फेज की बात कर रहे हैं तो 360 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 सिंगल फेज स्टेटर वाइंडिंग्स की दूरी पर विद्युत रूप से मोटर अंदर रखे जाते हैं, ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है, ये पिछले वाला ही रिपीट हो गया। नेक्स्ट है, एक लैप वाउंड डीसी मशीन में कंडक्टरों की संख्या 100 है, तो समांतर मार्गों की संख्या 10 है, तो पिच की औसत पिच बचाएं। तो ये आपको पहले ही पता होगा भाई, जितने अपने पास कंडक्टर की संख्या आ रही है उतने उसमें कितने होंगे, खांचे होंगे, तो स्लॉट अपने पास कितने होंगे, 100 होंगे, और अपने पास जो समांतर मार्गों की संख्या वो पोल के बराबर होती है। ठीक है, तो ये कट गया, अपने पास कितना आ गया, 10, तो औसत पिच कितनी होगी अपने पास, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। निम्न में से क्या स्क्रोल केज इंडक्शन मोटर में मौजूद नहीं होता, स्लिप रिंग, बिल्कुल ठीक है, ये मौजूद नहीं होते, ब्रश ये भी मौजूद नहीं होते, ठीक है, स्लॉट तो होते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3rd। ठीक है, तो ये आज के अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने काफ़ी डिटेल से आपको सॉल्व करा दिए। ठीक है, बाकी इनके जो फर्स्ट और सेकंड भाग है वो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो जिससे आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, और बाकी अपने पास टेलीग्राम ग्रुप का भी मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर मैं PDF डालते रहता हूँ। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।